गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में डिस्कशन किए थे। ओमिक कंडक्टर के बारे में आपको बताए थे वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, और वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। आज हम ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर ये दोनों के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए ओमिक कंडक्टर। क्या हेडिंग देना है? ओमिक कंडक्टर। देखिए यहाँ पे हम हेडिंग दिए हुए हैं ओमिक कंडक्टर। तो आप भी क्या करिए, हेडिंग दीजिए और चीज़ें को समझिए अच्छे से, ध्यान से। हमारे पास मान लो कि एक कंडक्टर है, एक क्या है हमारे पास? कंडक्टर है। और एक कैसा कंडक्टर है? ओमिक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? ओमिक कंडक्टर है। अब देखो इसके एक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए हैं डेल्टा भी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी हम इसके क्रॉस, इस कंडक्टर के क्रॉस क्या किए? सप्लाई किए। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो होने लगेगा। अच्छा, और इसके क्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगा दिए। क्या लगा दिए? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का क्या काम है कि कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमको मेजर करके बताएगा। और एक लगा दिए आमीटर। आमीटर का क्या काम है कि कंडक्टर के थ्रू जो करंट का फ्लो होगा उसको मेजर करके हमको क्या करेगा? बताएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी को बार बार क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। मतलब कभी 1 वोल्ट का बैटरी लगा है, कभी 2 वोल्ट का बैटरी लगा है, कभी 3 वोल्ट का बैटरी लगा है, कभी 4 वोल्ट का बैटरी लगा है। और डिफरेंट बैटरी के लिए, यानी डिफरेंट वोल्टेज के लिए जो करंट का वैल्यू आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं। डिफरेंट वोल्टेज के लिए डिफरेंट करंट का वैल्यू आएगा तो उसको हम क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं। और फिर दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं, V वर्सेस I के बीच में ग्राफ। तो V और I के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखो हमको ग्राफ कैसा मिलता है। किसके किसके बीच? इस साइड मान लो कि हम V को रखते हैं, ठीक है, और इस साइड मान लो कि हम I को रखते हैं, ठीक है। तो V और I के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो जो ग्राफ आता है, मान लीजिए कि हमारा ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ, ठीक है। मतलब कि इतना V के लिए, V के इस वैल्यू के लिए जो I का जो हमको वैल्यू मिला वो कितना मिला? इतना मिला। और V के इस वैल्यू के लिए जो हमको I का वैल्यू मिला वो कितना मिला? इतना मिला, ठीक है। और V के इस वैल्यू के लिए जो हमको I का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई? तो I का जो वैल्यू मिलेगा वो इतना मिलेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझो, V इक्वल टू क्या होता है? IR, बोलिए, होता है ना। और R क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है ना। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? I होगा। मतलब आप V की वैल्यू को बढ़ाओगे तो I के भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। V की वैल्यू को बढ़ाइएगा तो I का भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, अब समझो, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है भाई? अल्फा। तो सोचो अगर हम tan अल्फा लिखूं, स्लोप लिखता आना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ? स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताना। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। मतलब tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? I। अब I कितना? V। बोलिए, होगा ना? होगा। अच्छा, अब सोचो कि यहाँ से अगर देखो थोड़ा सा, अगर R की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहोगे तो R इक्वल टू क्या होगा? V बाई I होगा। बोलिए, होगा या नहीं? होगा। अच्छा, अगर हम इसको 1 बाई tan अल्फा कर दें, ध्यान दो, क्या कर दें? 1 बाई tan अल्फा, तो क्या आ जाएगा भाई?
O1 बाई आई बाई भी, यानी कितना आ जाएगा V बाई आई, और इसको हम क्या बोलते हैं R बोलते हैं। देखो V बाई आई को क्या बोलते हैं R बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, इसका मतलब कि अल्फा यानी स्लोप और R के बीच का जो रिलेशन है वो तो यही हुआ ना कि R इजकल टू O1 बाई tan अल्फा। बोलो यही तो रिलेशन हुआ। R इजकल टू कितना हुआ रिलेशन 1 बाई tan अल्फा। बोलिए हुआ ना, कि कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब थोड़ा सा समझो इस चीज को। मान लीजिए कि वो कंडक्टर का हमको रेसिस्टेंस नहीं पता है। कौन सा? वो जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस मान लो कि अननोन है, तो हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। अगर हमको अल्फा का वैल्यू पता है तो R इजकल टू क्या कर देंगे 1 बाई tan अल्फा, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा निकल जाएगा ना यार। अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दो। मान लो कि एक और हमारे पास रेसिस्टेंस, एक और कंडक्टर है दूसरा, ठीक है, और वो जो कंडक्टर है उसका जो ग्राफ आया हमें मिला, वो जो ग्राफ मिला वो मान लो कि आई वर्सेस V का जो ग्राफ हमको मिला दूसरे वाला कंडक्टर का, वो ऐसे मिला और A जो एंगल बना रहा है एक कितना बना रहा है बीटा बना रहा है। कितना बना रहा है भाई ये एंगल बीटा बना रहा है, और A वाला कितना बना रहा था अल्फा बना रहा था ना। A एंगल कितना बना रहा था अल्फा, और A कितना बना रहा है बीटा। अच्छा मान लेते हैं हम कि इसका रेसिस्टेंस R1 है, ठीक है, किसका पहले वाला का रेसिस्टेंस R1 है, और इसका जो रेसिस्टेंस है वो R2। समझो इस चीज को, एक का रेसिस्टेंस क्या है R1 और दूसरे का रेसिस्टेंस क्या है R2। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि बताइए R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा, दोनों में से कौन बड़ा है, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा बताइए। देखो सिंपल है, R1 इजकल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। R1 इजकल टू कितना हो जाएगा 1 बाई tan अल्फा, बोलो, और R2 इजकल टू कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। R2 इजकल टू 1 बाई tan बीटा, बोलो होगा ना इतना या नहीं होगा? अब सोचिए कि रिलेशन जो आया है, अगर हम जनरलाइज फॉर्म में रिलेशन को लिखूं तो मैं यही तो लिख सकता हूं कि R इजकल टू 1 बाई tan थीटा। बोलिए लिख सकता हूं ना। यानी समझिए कि जिसका थीटा बड़ा होगा, जब थीटा बड़ा होगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा, जब tan थीटा का वैल्यू बड़ा होगा तो R का वैल्यू क्या होगा छोटा होगा, जब थीटा कम होगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा कम होगा, tan थीटा का वैल्यू कम होगा तो R का वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। बोलो होगा ना। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या होगा जो समझिए, यहाँ पे अल्फा बड़ा या बीटा, तो आंसर है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। जब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा तो डेफिनेटली tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा। बोलो होगा कि नहीं? तो डेफिनेटली होगा। जब tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, जब tan अल्फा बड़ा होगा तो R1 क्या होगा छोटा होगा और R2 क्या होगा बड़ा होगा। तो मैं बोल सकता हूं ना R2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे R1 से। बोलिए बोल सकता हूं कि नहीं कि R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। स्लोप ही तो निकालें। स्लोप का मतलब आपको बताए थे ना, स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे भी देखो अल्फा कहाँ से एंगल लिए हैं, इस एक्सिस से किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है स्लोप। तो स्लोप हम निकाले तो स्लोप इजकल टू tan अल्फा निकाले इजकल टू इतना आ गया।
और स्लोप और रेसिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या हुआ, R=1/tan θ। समझ रहे हो? अब कोई भी दिया रहेगा R1 R2 तो हम सीधा कंपेयर करके बता देंगे कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा, ये जो सारा चीज हुआ है तो मैथमेटिकली हुआ। कैसा हुआ? मैथमेटिकली हुआ। लॉजिकली भी हम बता सकते थे सीधा। देखो कैसे, हम ये बोल सकते थे कि देखिए इस वोल्टेज के लिए इस वाले कंडक्टर में इतना ही करंट फ्लो हो रहा है। कितना? इतना ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसी वोल्टेज के लिए इस वाले कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? इतना फ्लो हो रहा है। तो किस कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है? तो आंसर है इस वाले कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है सेम वोल्टेज पे। जब सेम वोल्टेज में इस वाले कंडक्टर में ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तभी तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है यार। रेसिस्टेंस तो करंट को अपोज करता है ना, और इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगा तभी तो कम करंट का फ्लो हो रहा है, और इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तभी तो ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा है। तो सिंपल हम लॉजिकली आंसर भी दे सकते थे कि R2 जो होगा वो ग्रेटर देन R1 होगा, और बाकी मैथमेटिकली तो आप लोग समझे, समझ गए ना? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं ना? तो इसको लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। पहले इसको लिखिए, लिखिए तो जल्दी से। चलिए, हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूं। अब आप बता सकते हैं ना, ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा कि R1 बड़ा या R2, तो आराम से आप आंसर देख सकते हैं। मैथमेटिकली भी आंसर दे सकते हैं और लॉजिकली भी आंसर दे सकते हैं। दिस इज द ओमिक कंडक्टर। ठीक, आगे बढ़ो। चलिए, अब देखो मैं आगे डिस्कस करता हूं। चलिए, हेडिंग दीजिए नॉन ओमिक कंडक्टर। अगर नॉन ओमिक कंडक्टर रहेगा तो क्या होगा, इस चीज को समझिए। तो हेडिंग क्या देना है? नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर। देखो क्या होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। मान लो कि एक हमारे पास कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर है, जो मान लीजिए कि कैसा कंडक्टर है? नॉन ओमिक है। ठीक है, हम इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए डेल्टा भी। जैसे ही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी दे देंगे, इसके अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट का क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा दिए ताकि हमको इस कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मिल सके। ठीक है, और यहाँ पे हम अमीटर लगा दिए ताकि इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमको मिल सके कि कितना आखिर करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के थ्रू। अब हम क्या करते हैं कि बैटरी को चेंज करते जाते हैं और डिफरेंट बैटरी पहले 1 वोल्ट का लगाते हैं, फिर 2 वोल्ट का लगाते हैं, फिर 3 वोल्ट का लगाते हैं। तो यहाँ से डेल्टा भी की वैल्यू को क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं, और करंट की वैल्यू को हम लोग नोट डाउन करते रहते हैं। तो डिफरेंट वोल्टेज के लिए डिफरेंट क्या आएगा? करंट का वैल्यू आएगा, जिसे हम लिख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। कैसा ग्राफ? V वर्सेस I।
तो देखो हम जो ग्राफ बना रहे हैं, देखिए मान लो कि इस साइड हम रखते हैं आई को, इस साइड किसको रखते हैं आई को, और इस साइड मान लो हम रखते हैं भी को, इसको रखते हैं, इस साइड रखते हैं भी को, ठीक है। अब देखो जो हमको ग्राफ मिलता है वो यहाँ तक तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन इसके बाद इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, ठीक है। देखो भी इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक है। अब देखो जाना चाहिए था इस ग्राफ को सीधे, लेकिन होता क्या है कि यहाँ से एक ग्राफ ऐसे मुड़ जाता है, समझ रहे हो। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ओम्स लॉ को फॉलो किया, क्यों? क्योंकि ग्राफ जो आया वो स्ट्रेट लाइन आया, कर्व नहीं आया। स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ होता है? जैसे v इक्वल टू आई आर कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब i का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ग्राफ इधर टर्न कर गया, मतलब कि पहले जो था v इक्वल टू आई आर, अब जो है वहाँ पे आर क्या, यहाँ तक का ओम्स लॉ तो फॉलो हुआ, लेकिन इसके बाद ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि इस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी। इस वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ तो इस वोल्टेज पर देखिए करंट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई कितना? इतना बढ़ गया। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? इस वोल्टेज पर करंट का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो करंट का वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा, तभी तो करंट का वैल्यू बढ़ा। अब देखो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ओम्स लॉ को फॉलो किया क्योंकि ग्राफ लीनियर है, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है यहाँ तक का, लेकिन इसके बाद ग्राफ अगर मुड़ गया तो इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ओम्स लॉ जहाँ जो कंडक्टर फॉलो करता है वो उसका ग्राफ कैसा आता है? लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, कर्व नहीं आता है। तो यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो हुआ, इसके बाद ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ। मतलब रेसिस्टेंस जो है, जो पहले कांस्टेंट था, अब वो रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा। मतलब यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस क्या हो गया? जल्दी बताइए, रेसिस्टेंस क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। रेसिस्टेंस क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेसिस्टेंस। मतलब जो रेसिस्टेंस अपना वैल्यू को क्या करता है? बदलता रहता है, वैसे रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर? क्लियर ना? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे। अब मान लो कि इस वोल्टेज पे हमको पता करना है कि इस कंडक्टर में रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या था या क्या है। तो इस वोल्टेज पर अगर हमको रेसिस्टेंस का वैल्यू पता करना है कि कंडक्टर में क्या है, तो हम क्या करेंगे? आपको तो पता ही था, एक ग्राफ है तो क्या अब स्लोप होता है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? तो वन, अगर रेसिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं तो आर इक्वल टू क्या होता है? 1/10 अल्फा, यानी 1/, स्लोप यही होता है ना, और 1/, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 अल्फा, यही होगा। अब आपको बताए थे कि किसी भी कर्व पर अगर हमको स्लोप निकालना है तो उस कर्व पर हम क्या मारते हैं? टेंजेंट मारते हैं। अगर कर्व के किसी भी पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है तो कर्व के उस पॉइंट पे क्या मारते हैं? टेंजेंट मारते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो देखो, तो जब हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए तो मान लो कि ए वाला एंगल है जो अल्फ़ा है। कौन सा एंगल है भाई? अल्फ़ा है। जब ए वाला एंगल जब अल्फ़ा होगा तो डेफिनेटली ए वाला भी एंगल क्या होगा? अल्फ़ा होगा। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल लाइन है, ए वाला लाइन काट रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। जब ए अल्फ़ा होगा तो ए भी क्या होगा? अल्फ़ा होगा। अब हम इस पॉइंट का रेसिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से? R इक्वल टू 1/10 अल्फ़ा, यानी R इक्वल टू 1/, स्लोप कर करके। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, और 10 अल्फ़ा इक्वल टू हमको पता ही है,
क्या होगा, परपेंडिकुलर ए वाला हो जाएगा, ए वाला परपेंडिकुलर और ए वाला क्या हो जाएगा, बेस। टेन अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस। जब टेन अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी तो हमको आर का वैल्यू निकल जाएगा ना यार। अरे भाई परपेंडिकुलर ए वाला होगा ना, बेस ए वाला होगा ना, तो आर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 1/10 अल्फा कर देंगे तो निकल जाएगा। अच्छा, अब इस सिचुएशन में देखो क्या होगा, ये मान लेते हैं ए वाला सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन में क्या होगा जो समझिए। आपको बताए थे कि जब कोई कर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है, इस डायरेक्शन में टर्न ले रहा है, तो जब कोई कर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है तो स्लोप क्या होता है, इंक्रीज करता है। स्लोप क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब स्लोप जब इंक्रीज करेगा, जब टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगा, तो देखो टेन अल्फा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और रेसिस्टेंस का वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो होगा कि नहीं, होगा ना। वही तो यहाँ चीज़ हो रहा है, जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज में ग्राफ मुड़ेगा वैसे वैसे स्लोप का वैल्यू बढ़ता जाएगा, स्लोप का वैल्यू बढ़ता जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा। देखो इस वोल्टेज पे मिलना चाहिए था करंट इतना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, लेकिन मिल गया हमको इतना, तो इतना मिल गया, करंट की वैल्यू बढ़ गया। करंट की वैल्यू बढ़ गया तो डेफिनेटली रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई होगी, घटी होगी। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं। अब मान लो कि हमारे पास एक और दूसरे कंडक्टर का है, एक और कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर एक और है, और उसका जब हम V वर्सेस I ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ मान लो कि ऐसे आया, यहाँ से तो ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ तक ऐसे गया, और यहाँ से फिर ऐसे हो गया, इस तरह से ऐसे मुड़ गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे मुड़ गया। अब देखो इसमें क्या हो गया, आपको हम बताए थे कि जब कोई कर्व क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है तो क्या होता है भाई, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मुड़ गया ना, ओम्स लॉ को फॉलो करता तो इस लाइन पे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, इधर की ओर मुड़ गया। और जब कोई कर्व क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है तो आपको बताए थे कि स्लोप की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए। स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा, यही होता है ना। स्लोप का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। अरे स्लोप बोलो या क्या बोलो, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। स्लोप का वैल्यू इंक्रीज, यानी टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो होगा ना। अच्छा यहाँ पे देखो इस बोले जब क्लॉकवाइज में मुड़ेगा तब क्या होगा, स्लोप का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। इस वाले सिचुएशन की बात कर रहे हैं, स्लोप का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपको बताए थे 11th में कि कोई भी कर्व जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है तो स्लोप का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज। स्लोप का मतलब ही क्या होता है, टेन कितना, जल्दी बताओ, टेन अल्फा या टेन थीटा, जो भी आपको एंगल लिखना है, तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, डिक्रीज करेगा। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ, डिक्रीज करेगा। और देखो करंट का वैल्यू डिक्रीज भी तो कर रहा है, करंट का वैल्यू, अब देखो इस वाले वोल्टेज पे करंट का वैल्यू होना चाहिए था इतना, लेकिन देखो है कितना, इतना, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। मतलब इसमें रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, इसमें रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और करंट डिक्रीज कर रहा है, और इसमें रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है और करंट इंक्रीज कर रहा है। और जो वैल्यू, जो कंडक्टर अपना रेसिस्टेंस को बदलता रहता है तो उस टाइप के रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस। यानी जब रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होता रहता है तो वैसे रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो जब वही हम लिखे रेसिस्टेंस जब वेरिएबल होगा तो क्या कहलाएगा, डायनेमिक रेसिस्टेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम मान लेते हैं कंडक्टर 1 और इसको मैं मान लेता हूँ कंडक्टर 2। ठीक है, क्लियर। कभी भी क्वेश्चन आएगा बता दोगे ना। चलिए, तो इस चीज को क्या करिए आप अच्छे से लिखिए। उसके बाद हम आते हैं, चलिए हेडिंग दीजिए, चलिए हेडिंग दीजिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। हेडिंग क्या आप लोग को देना है, लिमिटेशन
लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है वो हम लोग को क्या करना है, जानना जरूरी है। लिमिटेशन का मतलब क्या कि ओम्स लॉ कहाँ पे वैलिड नहीं है, ओम्स लॉ कहाँ पे वैलिड नहीं है। तो देखो फर्स्ट देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, अगर हमारा कंडक्टर नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब थोड़ा सा ध्यान समझो, जितने भी कंडक्टर हैं, सबसे पहले समझो कि आपको बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होते हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर नहीं होते हैं, जब उसको हम टेम्परेचर देते हैं तब उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। और इंसुलेटर, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। और जिसको टेम्परेचर देने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि जो नॉन ओमिक कंडक्टर है, फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, जो मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखो होता क्या है कि मान लो कि इधर भी, मान लो कि इधर भी है, इस साइड क्या है, भी है, ठीक, इस साइड मान लीजिए भी है, और इस साइड मान लो कि आई है, ठीक। अब देखो होता क्या है कि एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के लिए तो कोई कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को शो करता है, मतलब इस वैल्यू ऑफ करंट के लिए तो ओम्स लॉ को शो करता है, ठीक है, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट तक। इसके बाद क्या होना होता है कि ओम्स लॉ के अनुसार तो जाना चाहिए था इसको स्ट्रेट लाइन में, सीधे जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन होता क्या है कि यहाँ से ग्राफ ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे क्या होता है, मुड़ जाता है, मतलब ओम्स लॉ को शो नहीं किया, मतलब ओम्स जो लॉ को फॉलो नहीं किया है कंडक्टर। मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ओम्स लॉ को फॉलो किया, क्योंकि ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इस करंट के बाद ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, कर्व हो जाता है ग्राफ, क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो होता क्या है कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे हीट डिसिपिएशन का फॉर्मूला H = I²RT पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा तो। सोचो अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो हीट डिसिपिएशन बढ़ेगा, हीट डिसिपिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। जब टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस तो फिर कांस्टेंट रहा नहीं। ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, जब रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहा ही नहीं, रेसिस्टेंस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और जब रेसिस्टेंस जब वेरिएबल हो जाए तो ओम्स लॉ को फॉलो कंडक्टर नहीं करता है। तो वही बोलता है कि नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। अगर कंडक्टर नॉन ओमिक है तो कोई भी कंडक्टर एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट तक तो वो फॉलो करता है ओम्स लॉ के, लेकिन उसके बाद फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, वैरी करने लगता है। रेसिस्टेंस क्यों वैरी करता है, क्योंकि H = I²RT, I की वैल्यू बढ़ते जा रहा है, हीट डिसिपिएशन बढ़ रहा है। जब I की वैल्यू बढ़ेगी, हीट डिसिपिएट ज़्यादा होगा तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा। कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और रेसिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो ओम्स लॉ को फॉलो किया।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओम्स लॉ को क्या किया, फॉलो किया ना। लेकिन इसके बाद ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। रेसिस्टेंस क्यों वेरी किया, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होने के कारण। तो इसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। दूसरा आइए, सेकंड होता है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। देखो एक्चुअल होता है क्या कि कोई भी आप ले लो, सिलिकॉन ले लो। सिलिकॉन जब सेमीकंडक्टर जो होता है, तो सिलिकॉन कंडक्टर में हम जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं और करंट के बीच जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो इधर मान लो I है, इधर मान लो V है, प्लस भी, इधर मान लो माइनस भी है। तो वो जो I वर्सेस V का जो ग्राफ होता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में, वो देखो किस तरह से हमको वो ग्राफ मिलता है। वो ग्राफ हमको ऐसे मिलता है, यहाँ से गया और ऐसे जो ग्राफ टर्न ले लेता है। यहाँ से तो 0 आया, लेकिन यहाँ से ऐसे मुड़ गया और फिर यहाँ से ऐसे। इस टाइप का हमको ग्राफ मिलता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो होता क्या है, देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या है, 0। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब आप V की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो I की भी वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे V बढ़ा रहे हैं, I क्या है, 0 है। एक थोड़ा सा यहाँ के बाद थोड़ा सा V बढ़ा है तो I बढ़ने लगा और यहाँ पर तो एकदम इतना हो गया। उसी तरह से निगेटिव वोल्टेज दिए तो निगेटिव वोल्टेज भी बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, करंट 0 है। लेकिन थोड़ा सा इसके आगे थोड़ा सा और बढ़े तो करंट की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है सेमीकंडक्टर का एक ग्राफ आता है I वर्सेस V का, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का। ये मान लो कि ग्राफ है। आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाएगा 12th में। जब आप पहुँचिएगा तो मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, समझ गए। तो सेमीकंडक्टर में आपको बताया जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखिए एक ग्राफ को कि ऐसा ग्राफ मिलता है सेमीकंडक्टर में, और सेमीकंडक्टर में I वर्सेस V का ऐसा ग्राफ आता है। और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर? अच्छा, पहले इतना लिखिए, उसके बाद एक ग्राफ और बता देते हैं तुम लोग। इतना लिखिए, उसमें भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट तक ही फॉलो हो रहा है, उसके बाद भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है। ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेमीकंडक्टर का एक और डिवाइस होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तुम लोग पढ़े हुए 12th के मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में, हम जस्ट बता दे रहे हैं। वो बना होता है क्या, गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। किसका, गैलियम आर्सेनाइड का। ठीक है, और उसमें जो ग्राफ हमको मिलता है गैलियम आर्सेनाइड का, सेमीकंडक्टर में ही है। इसी का मान लो फर्स्ट ग्राफ है, तो ये वाला क्या है, सेकंड ग्राफ। उसका जो मिलता है V वर्सेस I ग्राफ, वो देखो कैसे मिलता है। इधर रख देते हैं और इधर रख देते हैं। ठीक है, और ग्राफ जो कुछ है वो हमको ऐसे मिलता है। ठीक है, इस तरह से हमको ग्राफ मिलता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इधर मान लो कि करंट है और इधर मान लीजिए वोल्टेज है।
अब देखो क्या होता है, ए भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ए भी क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है नहीं, क्योंकि ग्राफ कैसा है, कर्व है। अगर ओम्स लॉ होता तो ग्राफ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन होता ना यार। यहाँ पे देखो कि सिंगल वैल्यू ऑफ करंट के लिए, सिंगल वैल्यू ऑफ करंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इधर समझो, यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो भी होगा उसका सिंगल वैल्यू होगा, और सिंगल वैल्यू ऑफ करंट के लिए हमको दो वोल्टेज का वैल्यू मिल रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ मिल रहा है ना, मिल रहा है। मतलब करंट क्या है, सिंगल है, 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर, लेकिन उसके लिए वोल्टेज का हमको दो वैल्यू मिल रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे भी ये पता चल रहा है ओम्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब ओम्स लॉ को फॉलो करता तो ग्राफ एक कर्व नहीं होता, ग्राफ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन होता, समझ रहे हो। तो ये सब लिमिटेशन है ओम्स लॉ का, कि ना तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, सेमी कंडक्टर में भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। वो भी सेमी कंडक्टर का है, सिलिकॉन का है। ए है जो गैलियम और आर्सेनिक दोनों मिलकर के लाइट इमिटिंग डायोड बनता है, और उसका V वर्सेस I ग्राफ है, ये उसका क्या है, V वर्सेस I। और इसमें भी देख रहे हो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।